Hello everyone, welcome back to my channel and I hope that you're all doing very well. So today in this video we are gonna discuss chapter number 2 of unit 2, that is the exercise book written by Rabindranath Tagore. So this chapter also includes gender. We'll see here the gender discrimination between a boy and a girl. तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सा हमारे राइटर के बारे में, जो कि हैं रविंद्रनाथ टैगोर. रविंद्रनाथ टैगोर हेल्ड फ्रॉम अ वेल टू डू एंड टैलेंटेड फैमिली इन बंगाल. रविंद्रनाथ किस फैमिली से आए हैं? एक टैलेंटेड फैमिली और एक अच्छी फैमिली से आए हैं और बंगाल से वो बिलोंग करते हैं. ही वॉज एन आउटस्टैंडिंग पोएट हु वॉन नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1913. ये बहुत ही अच्छे पोएट रहे हैं और इन्होंने नोबेल प्राइज़ को भी जीता है लिटरेचर के लिए 1913 में. टैगोर इज़ ऑल्सो नोन फॉर हिज शॉर्ट स्टोरीज, प्लेज एंड एसेज. और ये किस लिए जाने माने जाते हैं? इनकी शॉर्ट स्टोरीज़ के लिए, प्लेस के लिए और एसेज यानी निबंध इन्होंने जो भी लिखे हैं उनके लिए. ही वॉज ट्रायल ब्लेजर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड फाउंडेड शांति निकेतन. और ये ट्रायल ब्लेजर का क्या मतलब होता है? इनोवेटर, यानी कि जो पहली बार कोई काम करे, इनोवेट करे, ठीक है, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? ट्रायल ब्लेजर. तो ये एजुकेशन के फील्ड में एक इनोवेटर थे, यानी इन्होंने कुछ नई चीज़ को इनोवेट किया एजुकेशन के फील्ड में और इन्होंने शांति निकेतन को भी स्थापित किया. ड्यूरिंग द नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड स्ट्रगल फॉर इंडियाज़ इंडिपेंडेंस, टैगोर इमर्ज्ड एज अ ग्रेट थिंकर. और जब नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहे थे, स्ट्रगल वगैरह चल रही थी इंडिया में, तब ये ग्रेट थिंकर के रूप में उभर कर आए. तो हमारे राइटर के बारे में सिर्फ इतना ही. अब हम चलते हैं, स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. तो ये कहानी जो है एक छोटी सी बच्ची की है जो कि पढ़ाई में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखती है, जिसका बहुत ज़्यादा पढ़ने का मन है, लेकिन घर वालों की वजह से और सोसाइटी की वजह से ये पढ़ नहीं पाती और इसलिए इसकी शादी करा दी जाती है एट अ वेरी यंग एज. तो इसमें हम उसी की कहानी पढ़ेंगे, ठीक है, और उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, जो कि किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने. तो वो कहते हैं कि जब उनका टाइम था, रविंद्रनाथ टैगोर का टाइम था, तो उस वक्त लड़कियां पढ़ सकती थी, ठीक है, वो इतनी हिम्मत रखती थी कि वो पढ़ सके, एजुकेट हो सके. लेकिन उनके जो घर वाले थे, उनके फैमिली वाले जो थे और सोसाइटी जो थी, वो उनको डिस्करेज करती थी ताकि वो ना पढ़े ना लिखे, ठीक है. तो उनको एजुकेट नहीं किया जाता था, बल्कि क्या कर दी जाती थी? जैसे ही उन्होंने घर के काम सीखे तो उनकी शादी करा दी जाती थी. तो सबसे पहले हम हमारे मेन कैरेक्टर्स को देख लेते हैं, जो कि सबसे पहला मेन कैरेक्टर है हमारा उमा, ठीक है, जो कि एक बच्ची है. सेकंड है गोविंद लाल, उमा का भाई, जो कि उसकी शादी करवा देते हैं. थर्ड है प्यारे मोहन, जिससे कि उमा की शादी होती है, ठीक है. और फोर्थ है जशी, जो कि उमा की फ्रेंड होती है, ठीक है, और वो उसके घर में काम भी करती है. तो ये मेन 4 कैरेक्टर हैं हमारे, इनके साथ ही ये हमारी स्टोरी शुरू होती है. तो चलिए अब हम एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं. तो रविंद्रनाथ कहते हैं कि उनके वक्त में लड़कियां जो थी वो बिल्कुल पढ़ सकती थी, ठीक है, लेकिन वो पढ़ नहीं पाती थी क्योंकि उनकी जो फैमिली है, जो सोसाइटी है, वो प्रेशराइज़ करते थे. किस लिए? कि घर के काम सीखो और जैसे ही उनको काम आ गया तो फिर उनकी शादी करा दो. तो उनका पूरा जोर क्या होता था? लड़कियों पे खासकर, ठीक है, लड़कों पे नहीं, लड़कियों पे, कि जैसे ही घर के काम सीख जाए उनकी शादी करा दो. उनको पढ़ाना या लिखाना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है. तो द स्टोरी इज़ नरेटेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ लिटिल गर्ल कॉल्ड उमा एंड पायनेंटली रिवील्स हर डिज़ायर्स फॉर एजुकेशन. तो ये स्टोरी जो है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है? एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम है उमा, ठीक है, जो कि अपने डिज़ायर को, अपनी इच्छा को बिल्कुल क्लियरली प्रेजेंट करती है कि उसका पढ़ने का मन है, ठीक है, डिज़ायर फॉर एजुकेशन, कि उसकी इच्छा क्या है? कि उसको एजुकेशन चाहिए, उसको पढ़ना लिखना है. लिटिल उमा वॉज कंसिडर्ड अ troublesome person by her family when she started learning how to write. She scribbled on every wall of the house with a piece of coal words from a Bengali nursery rhyme. Finding a copy of the novel Haridas Secrets, she wrote a phrase black water, red flower on every page. She wrote on the pages of the family almanac as well as in her father's account book. तो जैसे ही उमा ने पढ़ना लिखना शुरू किया, जैसे ही उसने पढ़ना लिखना सीखना शुरू किया, तो उसकी फैमिली लोगों ने उसको ट्रबलसम पर्सन कंसिडर करना शुरू कर दिया. ट्रबलसम पर्सन यानी परेशानी का जड़, जो सबको परेशान करता है, ठीक है.
अब क्योंकि उसको पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, ठीक है, तो जैसे ही उसने लिखना शुरू किया, लिखना सीखा, तो अब वो क्या करती थी, ना ही वो किसी कॉपी पे लिखती थी ना ही बुक पे। उसने क्या कर दिया, बच्चों में ये चीज़ होती है कि जहाँ खाली जगह मिले वहाँ लिख दो, तो ये कोयले का छोटा सा टुकड़ा उठाती थी और फिर पूरे घर की दीवार में कुछ ना कुछ लिख देती थी। स्पेशली क्या लिखती थी कि जो नर्सरी राइम में कुछ उसने देखा होगा, तो वहाँ से उसने कुछ सीखा हो और फिर सारे दीवार पे उसी वर्ड को लिखने लगी, ठीक है। और फिर उसने क्या किया, एक नावल ढूंढा, ठीक है, उसको मिली वो नावल, हरिदास सीक्रेट्स नाम की नावल। तो उसने देखा कि उसमें लिखा हुआ था ब्लैक वाटर रेड फ्लावर, यानी काला पानी लाल फूल। तो उसने क्या करा, हर पेज पे यही लिखना शुरू कर दिया, ब्लैक वाटर रेड फ्लावर, ठीक है। और उसने हर जगह तो लिख ही दिया, साथ ही साथ उसने देखो कहाँ पे लिख दिया। अक्सर जो छोटी सी डायरी होती है, जो घर के खर्चे जिसमें हम लिखते हैं, ठीक है, हिसाब किताब रखते हैं, तो उसने अपनी फैमिली के उस डायरी में ये सब लिखना शुरू कर दिया। और उसने अपने फादर के अकाउंट बुक में भी सब कुछ लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको समझ नहीं है, छोटी सी बच्ची है, तो उसने दीवार पे लिख दिया, जहाँ खाली जगह मिली वहाँ लिख दिया, एल्मेनिक में लिख दिया और अपने फादर के अकाउंट बुक तक में लिख दिया, ठीक है। तो शुरू में जब उसने अपने घर की दीवारों पे लिखना शुरू किया, यहाँ वहाँ लिखना शुरू किया, तब उसको डांट नहीं पड़ी, ठीक है। शी वॉज नॉट स्कॉल्डेड बाय हर फैमिली, क्योंकि उसके फैमिली वाले समझ रहे थे कि छोटी बच्ची है, चलो इसने लिख दिया तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये शायद उसने पहली बार की होगी ऐसी गलती, क्योंकि वो अभी सीख ही रही थी, तो उसने ये सब करना शुरू किया। पर मेन गलती इसने क्या की, देखो, गोविंद लाल यूज्ड टू फ्रिक्वेंटली राइट फॉर न्यूज़पेपर। उसका जो भाई था वो न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखता था, ठीक है। दो ही डिड नॉट अपीयर टू बी केपेबल ऑफ डीप थॉट, नॉट डिड ही यूज़ मच लॉजिक इन हिज राइटिंग, नेवरदलेस यूजिंग द पावर ऑफ रियोटिक ही ओफन रॉट एंड पब्लिश्ड। अब देखो ये मतलब बहुत ज़्यादा केपेबल नहीं था डीप थिंकिंग, बोलते ना कि बहुत अच्छे से सोच विचार करके लिखना, अगर कोई चीज़ लिख रहे हैं तो उस तरीके का नहीं लिखता था, कुछ लॉजिक नहीं होती थी इसकी राइटिंग्स में। क्या करता था, जो एक फॉर्मेट होता है ना भाषण वगैरह लिखने का, तो बस उसको कॉपी करके उसमें 2-4 एक्स्ट्रा वर्ड डाल के वही लिख के फिर पब्लिश कर देता था, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा डीप थिंकर नहीं था ये, ऐसे ही लिख देता था। तो उमा ने क्या करा, उसके ऐसे पे भी इसने सब कुछ लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे उसने मेन गलती कर दी कि उसके ऐसे पे लिख दिया इसने। अब ये देख के उसका भाई जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, क्योंकि एक तरीके से उमा ने उसका सारा काम बिगाड़ दिया। तो वो क्या करता है, गुस्से में जाता है, उसको मारता भी है और उससे उसकी सारी चीज़ें छीन लेते हैं, जो भी उसके राइटिंग टूल्स होते हैं ना। अभी हमने देखा था कि हाँ वो कोयले से लिख रही थी, ठीक है, कोयले का छोटा सा टुकड़ा, तो जो भी चीज़ जिससे भी वो लिखती होगी, तो उसने क्या करा, उसके भाई ने उससे सारी चीज़ें छीन ली। तो अब यहाँ पे उमा जो है बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट एंड ह्यूमिलिएटेड फील कर रही है और रो रही है, और उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि जो पनिशमेंट उसको मिली है, जितना उसको मारा गया है, वो उसकी गलती से बहुत ज़्यादा ही है, ठीक है। उसको इतना नहीं मारना चाहिए था, उसको ऐसा लग रहा था कि जितनी छोटी गलती करी इसके लिए इतना ज़्यादा तो मारना भी नहीं चाहिए था जितना उसके भाई ने उसको मारा। After a period of time, Gobind Lal returned her writing tools and also gifted her an exercise book. From that day, this exercise book assumed great importance in Uma's life. Many of her individual thoughts, lines, and poems and prose found a place in this exercise book. अब ये सब तो हो गया कि उसके भाई ने उसको मारा और फिर उससे लिखने के सारे राइटिंग टूल्स उससे छीन लिए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ वक्त बाद, कुछ समय बाद, क्योंकि देखो भाई है, ठीक है, तो उसको भी शायद कहीं ना कहीं बुरा लग रहा होगा, तो वो क्या करता है कि उसको उसकी सारी राइटिंग टूल्स वापस कर देता है और उसको एक छोटा सा गिफ्ट यानी एक्सरसाइज बुक गिफ्ट के रूप में उसको देता है, प्रेजेंट के रूप में देता है कि अगर तुम्हें लिखना है तो तुम इस पे लिखो, कहीं और मत लिखो। यानी उसको एक एक्सरसाइज बुक दे दी, हम कह सकते हैं एक तरीके से उसने उसको कोई कॉपी दे दी लिखने के लिए, ठीक है, नोटबुक, और साथ ही साथ उसको राइटिंग टूल्स भी दे दिए, ठीक है। और उस दिन से ये जो एक्सरसाइज बुक है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन गए, क्योंकि एक तो उसको लिखना पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, लिखने का भी बहुत शौक़ था, तो अब उसको जगह मिल गई है जहाँ वो लिखे, कहाँ, उसकी नोटबुक में। तो तब से उसको जो भी अच्छे अच्छे उसके ख़याल थे, जो भी उसको पोएम्स में से कोई लाइन अच्छी लगती थी या फिर कोई प्रोज़ अच्छा लगता था, तो वो सारी चीज़ें अपनी एक्सरसाइज बुक में लिख देती थी। लेकिन ये जो मौका था उसके पास पढ़ने का, लिखने का और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का उस एक्सरसाइज बुक में, ये सिर्फ कुछ टाइम तक ही रहा और फिर अचानक से ये सब ख़त्म हो गया। कैसे? जब उमा की शादी की बात घर में चलने लगी। अब वो तो इतनी छोटी सी बच्ची है, उसके बावजूद
ठीक है, कि क्योंकि उसने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया और ऐसे में उसके पेरेंट्स समझ रहे थे कि वो अपने माता पिता का नाम समाज में ख़राब कर देगी पढ़ना लिखना सीख के, तो फिर इसलिए उसकी शादी की बात चलाने लग गए। तो ये उमा जो है ये एक 9 साल की बच्ची है, सिर्फ 9 साल की, और अभी इसकी शादी की बात हो रही है। और इसकी शादी किससे होगी अब? प्यारे मोहन से, जो कि उसी के भाई का दोस्त है, वो दोनों साथ में ही काम करते हैं, यानी कोलीग है। ठीक। द पार्टिंग एडवाइस दैट उमा रिसीव्ड फ्रॉम हर मदर एंड ब्रदर वॉज टू रिफ्रेन फ्रॉम रीडिंग एंड राइटिंग। सच स्टेटमेंट्स पॉइंट टू अ क्लियर जेंडर बायस इन सोसाइटी। और जब उमा की शादी होने के बाद वो अपने ससुराल जा रही थी, यानी प्यारे मोहन के साथ उसके घर जा रही थी, तो यहाँ पे पार्टिंग एडवाइस क्या दिया उसकी मदर ने और उसके भाई ने, कि वहाँ जाके ये सब काम मत करने लग जाना, लिखने का और पढ़ने का, ऐसे में फिर उनका नाम खराब होगा। तो ये सारी बातें जो हैं ये हमें क्या शो कर रही हैं? एक जेंडर बायस शो कर रही हैं, क्योंकि उसका जो भाई है वो तो लिखने का ही काम करता है, वो भी तो न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल्स लिखता है, ठीक है, और ये तो फिर भी बच्ची है तो इसको तो लिखने देना चाहिए। लेकिन क्या करा गया इसके साथ? इसको एजुकेशन ना देके, इसको प्रॉपर अच्छी तरीके से पढ़ाई ना करवा के इसकी शादी करा दी गई। और अब ये दूसरे घर जा रही है तो इसको मना कर रहे हैं कि वहाँ पे जाके लिखना और पढ़ना शुरू मत कर देना। तो ये सारी चीज़ें हमें जेंडर बायस को शो कर रही हैं, ठीक है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हम कह सकते हैं एक तरीके से। तो उस वक्त के टाइम में लड़कियों का पढ़ना लिखना, उनका साक्षर होना एक तरीके से अपमानजनक था पूरे समाज के लिए। The child bride's heart was full of fear and misgivings. As she left her parents' house, her trusted servant Jashi accompanied her to her in-laws' house and stayed there for a few days to settle Uma in a new environment. अब ये जो देखो बालिका वधू जो है, ये बच्ची जो है जिसकी बचपन में ही शादी करा दी गई, इसका दिल जो है पूरा डर से भरा हुआ है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा गलत फहमियों से भरा हुआ है। जैसे ही वो अपने घर को छोड़ के जाती है तो अब इसके साथ वो अकेले ससुराल नहीं जा सकती, क्योंकि छोटी सी बच्ची है, डरी हुई भी है, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं कि उसके साथ उसकी फ्रेंड भी है, वैसे तो घर में सर्वेंट भी है, वो घर के काम भी करती है, उसी के एज की है। तो ये लोग जशी को इसके साथ भेज देते हैं और ये बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड भी है, इन दोनों की दोस्ती अच्छी है, तो इसलिए जशी को इसके साथ भेज देते हैं इसके ससुराल, ताकि अगर ये नए घर में जा रही है तो वहाँ पे कुछ दिन जशी इसके साथ रहेगी, ताकि वो अकेला फील ना करे, वो डरे ना, और तब तक अच्छे से वो सेटल हो जाएगी उस नए एनवायरनमेंट में। अब कुछ वक्त बीत जाने के बाद जब जशी वापस घर चली जाती है और ये अपने ससुराल में अकेली रह जाती है, तो उसके जाने के बाद ये क्या करती है, अपने रूम का दरवाज़ा बंद करके सीक्रेटली अपनी एक्सरसाइज बुक में लिखना शुरू कर देती है, क्योंकि वहाँ पे वो किसी से अभी बातचीत नहीं कर रही है, जो भी वो फीलिंग्स है उसकी वो सब अपनी एक्सरसाइज बुक में लिख रही है। और वो क्या लिखती है कि जशी हैज़ गॉन होम, कि जशी घर वापस चली गई है, मुझे भी अपनी मदर के पास वापस जाना है, मुझे भी अपने घर वापस जाना है। तो ये जो बात है वो हमें शो कर रही है कि किस तरीके से उसने अपना दरवाज़ा बंद करके, ताकि उसको कोई लिखते हुए देखे ना। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे शो करती है कि सोसाइटी में कितना बुरा माना जाता है कि लड़कियाँ लिखें या फिर लड़कियाँ पढ़ें। तो इसलिए वो अपने रूम में सीक्रेटली लिखती है अपने दरवाजे को बंद करके, ठीक है, ये सारी बातें जो भी वो महसूस करे, क्योंकि वो वहाँ पे किसी से बातचीत नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें दिखा रही है, क्यों? क्योंकि उसकी फ्रेंड वापस चली गई तो अब इसको भी जाना है। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि कैसे उस बच्चे को इमोशनली और साइकोलॉजिकली उसको अच्छे से तैयार किया कि वो शादी कर ले। अब देखो शादी करने के बाद क्या हो रहा है, उसका भी मन हो रहा है आने का, क्योंकि वो तो भी बच्ची है, वो मेंटली प्रिपेयर नहीं हुई है। उसने जो भी किया वो अपने पेरेंट्स के, अपनी फैमिली के प्रेशर में आके किया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। Her heart trending outpouring in the exercise book, such as, if Dada comes to take me home just once, I will never spoil his writings again. Dada, I beg of you, take me home just once, I'll never make you angry again. Demonstrate the child's deep longing for her parents as well as for her parental home and the curtailment of the child's freedom and basic human rights. अब देखो वो ये सब अपनी डायरी में, अपनी एक्सरसाइज बुक में लिख रही है और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई है वो, ठीक है, उसका दिल भर आया है ये सब लिख के। अब देखो ये क्या लिखती है, दादा का मीन्स होता है भाई, ठीक है, बंगाली में वो दादा बोलते हैं अपने बड़े भाई को। तो यहाँ पे वो बोल रही है कि अगर दादा, अगर आप मुझे एक बार भी लेने आए तो वापस से मैं प्रॉमिस करती हूँ आपसे कि मैं दोबारा से कभी आपको गुस्सा नहीं दिलाऊंगी और कभी भी आपकी राइटिंग्स को, आपके आर्टिकल्स को, एसेज को कभी भी स्पॉइल नहीं करूँगी उस पर कुछ भी लिख के। तो ये चीज़ जो वो अपनी डायरी में, अपनी एक्सरसाइज बुक में लिख रही है, ये चीज़ हमें प्रूव कर रही है कि उसकी कितनी ज़्यादा आशा है अपने पेरेंट्स के पास वापस जाने की,
ठीक है, अगर एक बार आके मुझे ले जाओ वापस से, मैं एक भी गलती नहीं करूँगी जिससे कि आपको नाराज़गी हो या फिर आप गुस्सा हो जाओ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा उस पर प्रेशर किया गया होगा, उसको मनाया गया होगा शादी के लिए। ठीक है, और जो भी उसके फ्रीडम है, बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, वो कैसे उससे छीन लिया गया है। तो ऐसे करते करते दिन बीतते चले गए और वो अपने ससुराल में किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी। तो उसको आदत पड़ गई थी कि वो जो भी कुछ सोचती है वो सब कुछ अपनी एक्सरसाइज बुक में लिख के एक्सप्रेस कर देती है। तो उसके ससुराल में उसकी 3 ननद भी थी, ठीक है, और इन तीनों से भी उसकी कुछ अच्छी बातचीत नहीं थी। तो ऐसे ही जब वो एक दिन कुछ लिख रही होती है अपने बंद कमरे में, तो उसकी तीनों ननद झांक के देखती हैं, क्योंकि उसके दरवाजे में एक छोटा सा छेद होता है। तो वहाँ से वो लोग देख लेते हैं कि वो कुछ लिख रही है, और लिखना तो मानो उस वक्त में, उस ज़माने में पाप था। तो ये तीनों क्या करते हैं, अब जाके प्यारे मोहन को बता देते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है। उमा's husband was duly informed about her misdeed. प्यारे मोहन, the typical male chauvinist, was very disturbed to know what had happened. He believed in the viewpoint that education was solely the prerogative of the male sex. अब यहाँ पे देखो, जो उमा का हस्बैंड है प्यारे मोहन, उसको ये बात पता चल जाती है कि वो कुछ लिखती है। अब प्यारे मोहन जो है वो एक चौवनिस्ट है। चौवनिस्ट का मतलब हम कह सकते हैं कोई ऐसा इंसान जिसका दिमाग प्रेजुडाइज है, ठीक है, कि लड़कियां नहीं पढ़ सकती, सिर्फ लड़के ही पढ़ सकते हैं। उमा के बारे में ये सब सुन के बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब फील करता है। ठीक है, उसको भी ऐसा लगता है कि अगर किसी ने देख लिया, किसी बाहर वाले को पता चल गया, तो ऐसे में तो ये बेइज्जती करवा देगी। और प्यारे मोहन का भी व्यू पॉइंट क्या था, जैसे कि बाकी सबका है, कि एजुकेशन जो है वो सिर्फ पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए नहीं है। ठीक है, तो फिर इसके बाद जो है उसका हस्बैंड प्यारे मोहन उसको बहुत ज़्यादा डांटता है, ठीक है, उसका मजाक उड़ाता है पढ़ने लिखने पे। तो ये सब सुनने के बाद जो उमा है वो बहुत दिनों तक लिखना छोड़ देती है। ठीक है, मतलब अपनी एक्सरसाइज बुक को खोल के भी नहीं देखती है। अब देखो आगे क्या होता है। However, one autumn morning when she heard a beggar woman singing an Agamemnon song, the homesick little girl was so emotionally moved that she could not restrain herself from writing. According to Hindi mythology, goddess Durga visits her parental home once during autumn. A traditional Bengali song called Agamemnon is sung to welcome her. अब एक दिन देखो क्या होता है, जब ये अपने घर में होती है तो सुबह के वक्त उसके घर के बाहर से एक बेगर यानी भिखारी औरत जो होती है वो गाना गाते गाते जाती है। और वो कौन सा गाना गाती है, गैमनी। और ये गाना सुन के जो लिटिल गर्ल है ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, और फिर वो अपने आप को रोक नहीं पाती कि वो अपनी एक्सरसाइज बुक खोल के उसमें कुछ लिखे जो भी वो फील कर रही है। ठीक है, और हिंदू मिथोलॉजी के हिसाब से जो गॉडेस दुर्गा है वो हमेशा हर बार ऑटम के सीज़न में एक बार आती हैं पेरेंटल होम में, और इस गाने को उनके वेलकम करने के लिए गाया जाता है। तो वो इमोशनल इसलिए हो गई क्योंकि जब शादी से पहले वो अपने घर में थी तभी शायद ऐसा ही होता होगा, इसलिए वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई। तो अब ये क्या करती है, क्योंकि इसको लिखना है अपनी एक्सरसाइज बुक में इस गाने को, और इसको ये गाना आता नहीं है। तो ये क्या करती है, चुपके से बिना किसी को बताए, बिना आवाज़ किए उस बेगर को अपने घर में लाती है, अपने रूम में, और फिर उससे चुपचाप धीरे धीरे लिरिक्स पूछती है और अपनी एक्सरसाइज बुक में लिखती है। और इतनी में ही जो उसकी तीनों ननद है, सिस्टर इन लॉज जो है, वो फिर से उसके दरवाजे के छेद से देख लेती हैं कि वो कुछ डायरी में लिख रही है। ठीक है, तो ये सारी हरकतें इन सबको पता लग जाती है कि उसने फिर से अपनी एक्सरसाइज बुक में लिखना शुरू कर दिया है। तो जो उमा है वो उनसे ना बहुत ज़्यादा प्रार्थना करने लग जाती है कि मत बताना, ठीक है, प्यारे मोहन को कुछ मत बताना। पर उसके बावजूद ये तीनों जो इसकी सिस्टर इन लॉ है वो अपने भाई को इसके बारे में सब कुछ बता देते हैं कि कैसे ही वो अपनी एक्सरसाइज बुक में फिर से कुछ लिख रही थी। तो अब क्या हुआ, इस बार इसने क्या किया, प्यारे मोहन ने बहुत ही सीरियस एक्शन लिया। इसने क्या करा, उससे उसकी एक्सरसाइज बुक छीन ली और उसकी बेइज्जती कर दी। ठीक है, और उसका मजाक उड़ाया, उसके ऊपर बहुत चिल्लाया, और उसकी जो बुक थी एक्सरसाइज बुक वो अपने पास रख ली। ठीक है, और जो उसकी सिस्टर इन लॉ थी ये सब देख के उसके ऊपर हंस रहे थे। अब देखो आगे क्या होता है। सब्सिक्वेंटली उमा डिड नॉट रिसीव हर एक्सरसाइज बुक बैक. Pyare Mohan too had an exercise book in which he wrote his lopsided views about life. But, says the writer, regretfully, there was no benefactor of humankind to seize that book and destroy it. In the other words, the gender bias against women in society gave men the prerogative to demand and snatch away a woman writing, but there was nobody to snatch and destroy a man's writing, which may be full of nonsense and prejudices.
अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि उमा जो है उसको अभी भी उम्मीद है कि मुझे मेरी एक्सरसाइज बुक वापस मिल जाएगी, लेकिन उसको उसकी एक्सरसाइज बुक बाद में भी नहीं मिलती। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्यारे मोहन जो है उसके पास भी एक एक्सरसाइज बुक है और वो भी उसमें अपनी फीलिंग्स को लिखता है, ठीक है। और जो उसने उमा से उसकी एक्सरसाइज बुक छीनी है उसको भी वो अपनी एक्सरसाइज बुक के साथ ही रख देता है। यानी कि यहाँ पे हमें पता चलता है कि किस तरीके से कि जो उमा है उससे हर कोई उसकी एक्सरसाइज बुक छीनता है, ठीक है। यानी जो लड़की है उससे हर कोई छीन रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें अभी पता चला कि प्यारे मोहन के पास भी एक एक्सरसाइज बुक है, लेकिन उसकी एक्सरसाइज बुक को छीनने वाला कोई भी नहीं है, ठीक है। हम देख सकते हैं कि उमा को पढ़ने लिखने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, उसको शब्दों को याद करने का शौक़ था। जब भी वो कुछ नया सीखती थी तो हर जगह पे लिखती थी ताकि उसको वो चीज़ याद रहे, ठीक है। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि उसका जो माइंड है कितना ज़्यादा ब्रेव है, कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंट है वो, ठीक है। और दूसरी तरफ जहाँ पे बॉय है, जहाँ पे लड़का है जो कि एक एक्सरसाइज बुक लिखता है, तो उससे कोई नहीं छीन रहा उसकी एक्सरसाइज बुक, भले ही वो नॉनसेंस से भरी पड़ी हो। अभी ये जो प्यारे मोहन है इसके भी बहुत ज़्यादा मतलब सोचने की शक्ति अच्छी नहीं है, बिल्कुल उमा के भाई की तरह, गोविंद लाल की तरह ही है ये भी, ठीक है। अब इसकी बुक में ये क्या लिखता है, जो भी इसके वन साइडेड थॉट्स हैं लाइफ के बारे में वो अपनी एक्सरसाइज बुक में अच्छी तरीके से लिखता है। लेकिन यहाँ पे जब वो देखता है अपनी एक्सरसाइज बुक और उसकी एक्सरसाइज बुक उमा की, और दोनों को कंपेयर करता है, तो ये खुद भी महसूस करता है कि उसकी एक्सरसाइज बुक में जो भी चीज़ें लिखी गई हैं वो नॉनसेंस नहीं है। तो यहाँ पे उसको खुद भी फील हो रहा है, लेकिन जो रियलिटी है वो ढका हुआ है इस समाज की वजह से। क्यों? क्योंकि वो पुरुषों को आगे करते हैं और महिलाओं को पीछे करते हैं, ठीक है। वो दोनों को बराबर इक्वल नहीं रखते, दोनों को बराबर मौका नहीं देते, दोनों को बराबर अधिकार नहीं देते, ठीक है। एक तरफ जहाँ पुरुष हैं उनको सारे अधिकार हैं, ठीक है, वो सब कुछ कर रहे हैं, यहाँ तक कि उनको मारने तक का अधिकार है, ठीक है, वो महिलाओं को मार भी सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो महिला है उनको चलो मत पढ़ाओ, लेकिन जो बेसिक ह्यूमन राइट होते हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से शादी करे, जब उसको अच्छा लगे, जब उसको फ्री लगे, जब उसको लगे कि वो शादी के लायक हो गई है, तब वो शादी करे, यानी कि अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला वो खुद करे। लेकिन उन्होंने ऐसा भी नहीं किया, उनकी पूरी ज़िंदगी मतलब समझ लो कि जो औरतें जो हैं, जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो उनकी कठपुतली हैं और वो उनसे कुछ भी करवा सकते हैं, ठीक है। वो ना उनको पढ़ाएंगे, ना उनकी मर्ज़ी से उनकी शादी होने देंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम किस तरीके से देख रहे हैं जेंडर बाइस, कि दोनों में कितना ज़्यादा भेदभाव किया जा रहा है सिर्फ जेंडर की वजह से। तो इस चैप्टर में जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं उन्होंने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सिंपल तरीके से हमें समझाया कि पुराने टाइम में किस तरीके से जेंडर बाइस किया जाता था, लड़का और लड़की में कैसे वो लोग डिस्क्रिमिनेशन करते थे, कैसे भेदभाव करते थे। तो ये चीज़ सिर्फ तब नहीं थी, ठीक है, उस वक्त नहीं थी, बल्कि आज के ज़माने में, आज के टाइम में भी ये कहीं ना कहीं पे जहाँ पे लोगों को ज़रूरत है जागरूक होने की, वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो हमें जागरूक होना है। ये चैप्टर किस लिए? ताकि हमें कुछ सीखने को मिले, ठीक है, कि दोनों को हमें बराबर रखना है, लड़के को भी लड़कियों को भी, ठीक है, दोनों हमारे लिए बराबर है, कोई जेंडर बायस नहीं करना है, कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया हो, अच्छे से समझ में आया हो। And if so, then please let me know in the comment box if you like this video, and share this video with your friends as well so that they can get help from it. And yes, don't forget to subscribe my channel. Until we meet in the next video, keep learning.